नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं शब्द रचना के ऊपर। और शब्द रचना में जितने प्रकार के शब्द बनते उनकर हमने एक एक कर विस्तार से चर्चा की है। वर्ण विचार पर चर्चा की है। अब हम आज चर्चा करेंगे वचन और काल पर। वचन क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं इनको देखेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या है उनको देखेंगे। आइए देखते हैं वचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। वचन जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन, है ना। एक वचन क्या होते हैं? एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। यानी कि जिससे हमें सिर्फ एक ही चीज का क्या हो पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, है ना। जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, मेज, पेन, इस तरह से जिनमें कि हमें सिर्फ एक व्यक्ति या संज्ञा या सर्वनाम का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द क्या होते हैं, हमेशा एक वचन रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमेशा एक वचन का जो उपयोग किया मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो एक वचन होते हैं उन्हीं से हमारे बहुवचन बनते हैं। हम इनको आगे देखेंगे कि किस तरह से एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि बहुवचन नहीं बनता है, वह हमेशा एक वचन ही रहते हैं। जैसे जनता, प्रत्येक, हर एक, माल, सामान, सामग्री, सोना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनका बहुवचन नहीं बनता है। आप जैसे कि कहीं पर भीड़ लगी हुई है तो आप ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पर जनताओं हैं या जनताएं हैं, वहाँ बोलोगे वहाँ बहुत जनता है ना। इस तरह से मेरा सामान खो गए हैं, इस तरह से नहीं बोलोगे मेरा सामान खो गया है या गुम गया है। हवन सामग्री ले आओ, हवन सामग्रियों को नहीं बोलते हैं, हम हवन सामग्री ले आओ इस तरह से। लेकिन इनमें भी एक बातों का ध्यान रखना है हमें कि क्या होते हैं जो द्रववाचक संज्ञा होते हैं उनके शब्दों का प्रायः एक वचन में होता है ना। यानी कि जो द्रववाचक संज्ञा होती है उन शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। लेकिन जब हम द्रव्यों के प्रकारों का बोध कराते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो सकता है। कैसे? जैसे कि सोना, चांदी, धन, तेल, लोहा। यानी कि इनको किस में यूज कर सकते हैं आप? बहुवचन में भी यूज कर सकते हो जबकि इनके प्रकारों की बात हो। जैसे कि वहाँ सोने की बहुत सारी खदानें हैं, है ना। सऊदी अरब में तेलों के बहुत सारे कुएं हैं। इस तरह से जब उनके प्रकारों की बात होगी तो वहाँ पर क्या होगा, उनका बहुवचन में प्रयोग हो सकता है ना। अब आता है आपका बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? दो या अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, पुस्तकें, कुर्सियाँ, मेजों, ये मेजों हैं, है ना, आदि। यानी कि जहाँ पर एक से अधिक का बोध हो, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे आपके बहुवचन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं। कौन कौन से हैं जो शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं? जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ओठ, होंश, बाल आदि। यानी कि बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला, एक समझ विकसित करनी पड़ेगी इनको समझने के लिए। कैसे? जैसे प्राण, उसके प्राण उड़ गए, ऐसा थोड़ी बोलते हैं अपन कि उसके प्राण उड़ गया, है ना। यानी कि जिनमें आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है वह भी आपका बहुवचन होते हैं। इनमें हम आदर सूचक का प्रयोग करते हैं। मेरे प्राण उड़ गए, लोगों को आने दो, सॉरी लोग को आने दो, ऐसा बोलते हैं।
आपके दर्शन हो गए, है ना। आपके आंसू बहुत अनमोल हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। मेरे होश उड़ गए, है ना। और जैसे बाल है तो यह भी आपका हमेशा बहुवचन होगा। जैसे मैंने बाल कटा लिए, एक बाल थोड़ी कटाता है, वह हमेशा ऐसा नहीं बोलते हैं आप कि मैंने बालों कटा लिए, मैंने बालों को कटा लिए, ऐसा बोलते हैं मैंने बाल कटा लिए। तो कौन कौन से जो हमेशा बहुवचन होंगे? प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होंठ, ओस, बाल, और कई उदाहरण हैं जो बहुवचन की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। और इनका इसी की तरह से प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे। वो क्या है कि जैसे एक वचन जो विभक्ति होती है और बहुवचन जो विभक्ति होती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या चीज़? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक वचन और जब बहुवचन जो होता है, आप उसका जब बहुवचन बनाओगे तो विभक्ति रहित, यानी कि जहाँ पर विभक्ति नहीं होगी वहाँ पर किस प्रकार इसका प्रयोग होगा, और जहाँ विभक्ति होगी वहाँ पर किस प्रकार इसका प्रयोग होगा, उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है लता, क्या लिखा है? लता। लता का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लताएं। क्या होगा? लताएं। लेकिन जब इनका विभक्ति के रूप में प्रयोग होगा, जैसे ने, का, के, की, में, पर, यानी कि जैसे बोल देंगे लताओं ने, लताओं का, लताओं के, लताओं की, तो इसमें ए की जगह क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एक वचन आपका लता, बहुवचन विभक्ति रहित जो होगा लताएं, और जो आपका बहुवचन बनेगा वो क्या बन जाएगा? लताओं। जैसे गाय, गाय का क्या हो जाएगा? गायें। और जब इनका विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो गायों, यानी कि गायों ने, गायों का, गायों के, गायों की, इस तरह से। नदी, नदी का नदियाँ और नदियों। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक वचन से बहुवचन जब बनाओगे विभक्ति रहित, तो ए, और जब विभक्ति सहित जिनमें विभक्ति मौजूद होगी उनमें क्या लग जाता है? यों लग जाता है। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कि उनको किस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे उकारांत है, उकारांत, आकारांत, ओकारांत। ये वाले जब शब्द के अंत में ये वाले अक्षर होंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ए, और ए के ऊपर क्या हो जाए आपका? ये चंद्र बिंदु। जैसे ऋतु, ऋतु का जब आप बहुवचन बनाओ क्या हो जाएगा? ऋतुएं, है ना। ये जो ऊ है ये आपका ये वाली मात्रा है, जरूरी नहीं कि ये अक्षर लिखे रहें, ये मात्राएं हैं और मात्राएं ही लगती है। धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, गो, गोएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। यानी कि ऊ, आ, ओ के साथ अगर लास्ट में ये शब्द आ जाते हैं किसी भी शब्द के साथ, तो वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है या ए में बदल जाता है। एक बार देख लो, ऊ, आ, ओ। अगर ये वाले अक्षर या मात्राएं किसी शब्द में आते हैं तो वह ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आ के स्थान पर ए की मात्रा है ना, ए के साथ क्या है? ये अनुस्वार है। जैसे पुस्तक, यहाँ पर क्या है? अकारांत है, यानी कि इसका जो लास्ट वर्ण रहेगा इसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं होगी। तो पुस्तकें ए की मात्रा और ऊपर ये अनुस्वार। बात, बातें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, कलम, कलमें, गाय, गाय, इस तरह से। अब जो आकारांत तो होता है आपका, तो उसमें क्या होता है? जिसमें आ के स्थान पर या आकारांत या आ के स्थान पर ए की मात्रा लग जाती है। जैसे पत्ता, पत्ते, लड़का, लड़के, छाता, छाते, रुपया, रुपये, बेटा, बेटे,
कमरा, कमरे, जूता, जूते, बस्ता, बस्ते। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हमने अभी पहला नियम जब इसका पढ़ा था तो उसमें भी आकारांत आया था, यानी कि बड़ा आ आया था, और हमने उसको किस में परिवर्तित किया था? ए में परिवर्तित किया था। तो आप इनको देखकर ही समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था? जैसे वस्तु, वस्तु को वस्तुएं था, है ना। और आकारांत में कुछ एग्जाम्पल जो भी रहेंगे आपके, अगर उसमें ए लगा दोगे आप, जैसे पत्ते, पत्ता जो है अगर उसका आप बहुवचन बनाओगे तो पत्ते, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप पत्ते, है ना। तो आप शब्द को देखकर समझ जाओ कि इसमें ए आएगा, किसमें ए आएगा। लेकिन ये नियम ये हैं कि इनको ध्यान में रखना जरूरी है। आप इनको आइडेंटिफाई देखकर ही कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना ई और ई के स्थान पर ई आना। कैसे? जैसे लड़की, लड़की का जब आप बहुवचन बनाओगे तो लड़कियां। हमेशा याद रखना है कि जो आपका दीर्घ वर्ण है या दीर्घ मात्रा है वो किस में हो जाती है? वो हो जाती है आपके छोटे रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। जैसे जिसमें बड़ी ई आया है उसमें छोटी ई होना है ना। जैसे चीटी, चीटी का चीटियाँ। और कौन सी मात्रा परिवर्तित होगी? जो लास्ट वर्ण की है। जाति, जातियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, नदी, नदियाँ। इन मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी ई लगाए मिठाई में, तो यहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे? जब बहुवचन बनाएंगे तो छोटी ई। और जिनमें छोटी ई की मात्रा लगी है उनमें तो कोई कन्फ्यूजन वाला बात ही नहीं है ना। जैसे इसमें लिखा जाति तो जातियाँ, है ना। अब आता है आपका नेक्स्ट इया के या पर चंद्रबिंदु, इया। जैसे गुड़िया, गुड़िया का गुड़िया, यानी कि जिसके लास्ट में ईया प्रत्यय आता है। क्या प्रत्यय आता है? ईया प्रत्यय। तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? या। और उस या पर क्या बन जाता है आपका? चंद्र बिंदु, है ना। डिबिया, डिबिया का क्या हो जाएगा? डिबिया। रहेगा सेम, सिर्फ कितना सा परिवर्तन होगा? जो आपका लास्ट जो वर्ण है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। बुढ़िया, बुढ़िया, बिंदिया, बिंदिया, चिड़िया, चिड़िया, चुहिया, चुहिया। इस तरह से हमारा ये इया वाला नियम समाप्त होता है। अब देखते हैं हम कुछ जो सदैव बहुवचन होते हैं। हमने पीछे एक बार पढ़ लिया है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। यानी कि जितने भी आपके आदर सूचक शब्द होते हैं उनमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी घर आए हैं, पिताजी कल घूमने जाएंगे, है ना। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के गौरव हैं, है ना। इस तरह से जो भी हैं, यानी कि जिनमें भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें वो हमेशा बहुवचन की कैटेगरी में आएंगे। कुछ शब्द जैसे मैंने बता दिए थे उधर कि एक वचन की श्रेणी में रखे गए हैं। और ये और बता देता हूँ मैं कुछ शब्द, जैसे दही हो गया आपका, आकाश हो गया, हवा, प्रेम, सोना, आग, दूध, घी, पानी, तेल। इसमें मैंने ये भी बताया था कि द्रववाचक संज्ञा को जब उनको एक कैटेगराइज किया जाता है, अलग किया जाता है, यानी कि उनको भेद किया जाता है, तो वह बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं यह हमने देखे, और इनको किस तरह से बनाया जाता है, वचन के प्रकार देखे, कितने वचन होते हैं, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक काल। काल के ऊपर चर्चा करेंगे। काल क्या है, काल के प्रकार कितने हैं, इन सभी को हम देखेंगे। काल होता क्या है? क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी आप वाक्य बोलते हो उसकी स्थिति का पता चलना ही काल कहलाता है कि वह किस अवस्था में है। जो आपके काल होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब इन सभी को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? जो आपके काल हो गए आपके तीन, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनके प्रकारों को देखेंगे। जो आपका वर्तमान काल होता है इसको चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल, इसमें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूत। भविष्यकाल, भविष्यकाल जो होता है तीन प्रकार का, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी में वर्तमान काल को चार भागों में, भूतकाल को पांच भागों में और भविष्य काल जो है आपका उसको तीन भागों में बांटा गया है। अब इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और इनकी क्या पहचान होती है उनको देखेंगे। पहला है हमारा वर्तमान काल। जो आपका वर्तमान काल है कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो जो आपका सामान्य वर्तमान काल है उसकी क्या पहचान है? जिसके लास्ट में ता है आता है, जैसे वह लिखता है, ये होता है आपका सामान्य वर्तमान। तात्कालिक यानी कि कंटिन्यूअस या सतत जो भी चलता है, जैसे वह लिख रहा है। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, वह लिखता होगा, यानी कि आप इसमें सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हो, आपको पता नहीं है। संदेह आपको हो सकता है वो नहीं भी लिखता हो, है ना। तो संदिग्ध में क्या होगा? आप एक अनुमान लगाओगे या फिर जिसके लास्ट में गा होगा जो शब्द है वह आएगा। और संभाव्य में संभावना व्यक्त करते हो आप, है ना, वह लिखता हो, है ना। संदिग्ध और संभाव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें संभावना होती है संभाव्य में कि शायद वह लिखता हो, और संदिग्ध में वह लिखता होगा। एक बार और देखते हैं हम इन तीन चारों को। सामान्य वर्तमान में वह लिखता है, तात्कालिक में वह लिख रहा है, संदिग्ध में वह लिखता होगा, संभाव्य में वह लिखता हो। इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे जैसे वह लिखता होगा, है ना। आपसे पूछ लिया है कि यह किस काल का है, या तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में हो सकता है। उसके बाद में या इनके प्रकारों को दे दें कि यह सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। आपको देखना है और इनकी पहचान इसमें से करना है। और नेक्स्ट है हमारा भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार बताया मैंने? 5 प्रकार के भूतकाल होते हैं, या इनको अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है? जैसे राम आया, आसन्न में राम आया है या राम आ चुका है ना। अपूर्ण में राम आ रहा था, यानी कि जो क्रिया थी उसकी आने की वह पूरी नहीं हुई, यानी कि राम आ रहा था लेकिन किस कारणवश वह रुक गया, ये होता है आपका अपूर्ण। संदिग्ध में राम आया होगा, यहाँ पर आप फिर अनुमान लगा रहे हो, है ना। फिर है हेतु मद, राम आता। अब क्या हुआ इसमें हेतु मद में कि जो क्रिया है वह होने वाली थी पर हुई नहीं, है ना। अगर क्रिया नहीं हुई, है ना, होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, तो वह किस में आ जाएगा? हेतु मद भूतकाल में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अपूर्ण था, राम आ रहा था, वह आ रहा था लेकिन आया नहीं, और यहाँ पर क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, राम आता, है ना। क्या बोला? जैसे कि राम आता लेकिन वह आया नहीं। ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर रहा था और यहाँ पर रहा था नहीं है। एक बार और बताता हूँ मैं। जैसे सामान्य में राम आया, आसन्न में राम आया है या राम आ चुका है,
अपूर्ण में राम आ रहा था, संदिग्ध में राम आया होगा और हेतु हेतु मद में राम आता, यानी कि जो क्रिया है वह होने वाली थी पर हुई नहीं। नेक्स्ट है अपना भविष्य काल। भविष्य काल में 3 प्रकार के हैं आपके, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या है? राम आएगा, गा गी गया आएगा इसमें। संभाव्य में संभव है राम आए। हेतु हेतु मद में पैसे की व्यवस्था हो तो राम आए। इसमें क्या होता है? हेतु हेतु मद भविष्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी कि मेरे पास साइकिल हो तो मैं चलाऊं, है ना। इस तरह से मेरे पास अगर कुछ नहीं है, यानी कि एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है ना। और जो आपका भूतकाल होता है उसमें क्रिया होने वाली रहती है लेकिन होती नहीं है, यानी जो क्रिया थी वह कंप्लीट नहीं हुई, वो होता है आपका हेतु हेतु मत भविष्य। लेकिन भूत। और अगर हेतु हेतु मत भविष्य में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हमने हमारे काल कितने प्रकार के होते हैं और जैसे उनके अंदर भी जो जो जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है, इनके वर्तमान काल के अंतर्गत कितने हैं, भूतकाल के अंतर्गत कितने हैं, भविष्य काल के अंतर्गत कितने हैं, इन सभी को हमने देखा। इनसे सिर्फ इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई भी एक वाक्य दे देते हैं आपसे और पूछ लिया जाता है कि यह किस काल का है, या फिर काल के अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे या तो सीधे सीधे भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल पूछ लेते हैं, या फिर इस तरह से नहीं पूछते हैं तो उनको वर्तमान काल का ही एक एग्जाम्पल दे देंगे और चारों वर्तमान काल के एग्जाम्पल दे देंगे कि आपको ये बताना है कि यह किससे संबंधित है। इस तरह से ही इनके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।